हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पॉलिटी की हमारी सीरीज़ में लास्ट जो हमने वीडियो किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। हाई कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू हाई कोर्ट वो सभी कवर की जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक बार किया भी था, एक सेपरेट वीडियो की थी, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। 6 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे 6 हाई कोर्ट्स में, तो उनको एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए यहाँ पर। तो जो विपिन सांघी हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जिन्हें उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उसके बाद उज्जवल भुयन हैं जो तेलंगाना हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट में ही चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हैं अमजद ए सैयद, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। फिर उसके बाद हैं एस शिंदे जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे एक, इन्हें राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं रश्मिन एम छाया, ये गुजरात हाई कोर्ट के एक जज थे जिन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास हैं सतीश चंद्र शर्मा, इन्हें अपॉइंट नहीं किया गया, ट्रांसफ़र किया गया है। ये तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और अब इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तेलंगाना का कौन बन गया है? उज्जवल भुयन, ठीक है, इनके स्थान पर, सतीश चंद्र शर्मा के स्थान पर, और इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए आगे चले तो आप कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में और उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। तो भारत में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि हमारे सीजेआई जो होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसके कंसल्टेशन पे? तो जो हमारे सीजेआई हैं उनसे कंसल्ट करके, और साथ ही में जिस स्टेट में जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट है जिसमें उन्हें मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करना है, उस स्टेट का गवर्नर, ये दोनों कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसे नियुक्त करना है और उसे ही प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। अगर बात करें संविधान में आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 214 से 231 ये डील करते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 217 जो आर्टिकल है ये जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ हम जो बात करें ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 217 में। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 222, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे अभी हमने देखा तेलंगाना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये किसके कंसल्टेशन पर होता है? सीजेआई के कंसल्टेशन पे, और प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 222 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट बात करें कि रेजिग्नेशन किसे देते हैं हाई कोर्ट के जजेस, तो ये भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और रेजिग्नेशन भी वही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ओथ और एफर्मेशन की जब बात आती है तो ये गवर्नर के अंडर होता है ये काम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, पर यहाँ हाई कोर्ट की बात है तो ओथ और अफर्मेशन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब कुछ और हिस्टोरिकल चीज़ें अगर देखें तो हाई कोर्ट की जो इंस्टीट्यूशन है इसका ओरिजिनेट कब होता है? 1862 में, जब भारत में 3 हाई कोर्ट्स या 3 कोर्ट्स ये स्थापित की जाती हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, 1862 में। ये फिर से वही रिपीट हुआ है 214 से 231 जो आर्टिकल्स हैं पार्ट 6 के अंतर्गत। पार्ट भी याद रखिएगा, पार्ट कौन सा है? 6 है। ये डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के बारे में जितना भी प्रोविज़न है यहाँ दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, और ये डिसाइड करने का अधिकार किसको दिया हुआ है? तो प्रेसिडेंट की इच्छा पर या प्रेसिडेंट के ऊपर ये शक्तियाँ उनके ऊपर छोड़ दी गई हैं कि जैसा भी वो समय समय पर उचित समझे हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ वो अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है, ठीक है। अब बात करें एज कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम एज होती है हाई कोर्ट का जज बने रहने के लिए, यानी कि कोई जज अपॉइंट हो गया है तो कितने वर्षों तक अपने सीट पर, अपने ऑफिस पर रह सकते हैं? तो 62 ईयर्स ऑफ एज है। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था 65 थी, ठीक है, और यहाँ पर है 62।
आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है। कब स्टेब्लिश हुआ था, हमने पीछे देखा था 1862 में। इसी साल बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट भी स्टेब्लिश हुए थे, लेकिन बॉम्बे मद्रास से पहले कलकत्ता हुआ था, इसलिए ओल्डेस्ट उसे माना जाता है, वरना सेम ईयर में ही ये तीनों हाई कोर्ट्स स्टेब्लिश हुए थे। अगर बात करें अभी की फ़िलहाल की कितने हाई कोर्ट हैं, तो सितंबर 2020 से हमारे पास कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इससे पहले 24 थे, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये जो सेपरेट हुए थे, उसके बाद अमरावती में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उसके बाद से 2019 से हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हो गए हैं। फिर अगर बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, इसके मुख्य न्यायाधीश पहले, तो बार्नेस पीकॉक, ये इसके पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जो 1 जुलाई 1862 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1861 में, और इसी के आधार पर 1862 में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। तो ये एक्ट था 1861 में पास हुआ था, किसके दौरान, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था, और उसी के दौरान ये जो एक्ट है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये पास किया गया था। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी प्रोविज़न है कि क्योंकि देखिए स्टेट्स कितने हैं, 28, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे पास कितने हैं, 25 हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट बहुत छोटा है, कि उसके लिए अलग से एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करना मतलब खर्चा बढ़ाना, और वो फिजूल का खर्चा होगा क्योंकि वो स्टेट बहुत छोटा है, और या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो ऐसे में प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया है कि एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा स्टेट्स, और या फिर 2 से ज़्यादा एक स्टेट के साथ ही उसमें यूनियन टेरिटरीज़ को भी शामिल कर दिया जाए, तो एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक ही हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा 2 से ज़्यादा स्टेट्स पर या यूनियन टेरिटरीज़ पर। तो ऐसे हमारे पास कितने कोर्ट्स हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं, और उनका ज्यूरिसडिक्शन किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट सबसे पहले इसकी बात करें, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन गोवा, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली ही इनको एक में मर्ज कर दिया गया है। तो अभी हमारे पास ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये 3 जगह के ज्यूरिसडिक्शन हैं, गोवा, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट, तो इसमें इसके पास किसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो वेस्ट बंगाल है, और साथ ही में अंडमान और निकोबार आइलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट, तो इसके पास है तमिलनाडु और पुडुचेरी का ज्यूरिसडिक्शन। गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड का ज्यूरिसडिक्शन है। और क्षेत्र के आधार पर, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार किस हाई कोर्ट का है, तो इस आधार पर गुवाहाटी ही आंसर होगा। ठीक है, गुवाहाटी, क्योंकि 4 स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, इन चारों का ज्यूरिसडिक्शन इसी हाई कोर्ट के पास है, तो इसीलिए क्षेत्र के आधार पर ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास केरला हाई कोर्ट, इसके पास है केरला और लक्षद्वीप इन दोनों का ज्यूरिसडिक्शन। और लास्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसके पास पंजाब, हरियाणा और साथ ही में चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसका ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये कुछ हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है, और इसीलिए हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स ही हैं, जितने स्टेट्स हैं उतने बराबर हाई कोर्ट्स नहीं हैं। अब कुछ और फैक्चुअल चीज़ें देख लीजिए, तो हाई कोर्ट ऐसा कौन सा है जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ़ जजेस हैं, तो वो कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जजेस यहाँ पर हैं। फ़िलहाल अगर हम देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है जस्टिस राजेश बिंदल। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इंडियन जो कि किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे पीबी चक्रवर्ती। ये पहले इंडियन थे जो मुख्य न्यायाधीश बने थे। फिर है फर्स्ट इंडियन टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के पहले जज जो इंडियन बने थे वो कौन थे, तो शंभुनाथ पांडे, सॉरी इट इज़ पंडित, शंभुनाथ पंडित, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जो पहले इंडियन जज थे। ठीक है, और पहले मुख्य न्यायाधीश जो भारतीय थे पहले, वो कौन थे, पीबी चक्रवर्ती, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के ही थे। और क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ये सबसे पुराना है, तो इसमें ही अपॉइंट किया गया था सबसे पहले भारतीय जजों को।
उसके बाद है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहली मुख्य न्यायाधीश जो महिला रही हैं, कौन से हाई कोर्ट में रही हैं, हिमाचल प्रदेश में, लीला सेठ। और पहली वुमेन जो कि किसी हाई कोर्ट की जज बनी। डिफरेंस समझिएगा, यहाँ बात हुई है मुख्य न्यायाधीश की, यहाँ सिर्फ जज, ठीक है। तो किसी भी हाई कोर्ट में जो महिला जज बनी पहली बार वो थी अन्ना चांडी, केरला की थी, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। और पहली महिला जो किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी वो थी लीला सेठ। तो ये हो गई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट के जज की वो होती है 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के लिए है 65। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक है? तो हमने पीछे देखा था लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार कौन से हाई कोर्ट के पास है? तो केरला हाई कोर्ट जो है उसके पास लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र, कौन से अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है अनुच्छेद 226 के तहत? तो ये फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और 226 ये हमने शायद सुप्रीम कोर्ट में भी बात की थी, जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है रिट जारी करने की, और आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट के लिए है ना। और कितने तरह की रिट होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामुस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्शियरी। ये हैं जो जारी की जाती हैं रिट। एक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी, लेकिन हाई कोर्ट के पास ज़्यादा क्षेत्राधिकार है रिट जारी करने के लिए बजाय कि सुप्रीम कोर्ट। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस। तो जो एनी अदर पर्पस है ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अदर पर्पसेस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब इन पांचों को एक बार देख लीजिए। तो जो हैबियस कॉर्पस है ये किस लिए यूज़ होता है? कोर्ट के सामने किसी भी व्यक्ति को पेश करना, ठीक है, किसी भी प्रिजनर को कोर्ट के सामने लेकर आना, और फिर कोर्ट ये जांच करेगी कि जो इम्प्रिजनमेंट है या फिर जो डिटेंशन है वो लॉफुल है या नहीं, कानूनी रूप से वो किया गया है या फिर गैर कानूनी रूप से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसके लिए हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है हमारे पास मैंडामुस। ये किस लिए है? तो ये एक जुडिशियल रिट होती है। जुडिशियल रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट्स जो उनकी होती हैं, जो इन्फीरियर कोर्ट हैं, उनको जारी करती है। और जारी करती है उन्हें बताने के लिए कि उन्हें कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो मतलब उनका काम याद दिलाने के लिए उनको ये जारी की जाती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है ये भी एक जुडिशियल रिट ही है, जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को जारी करती है, सेम जैसे मैंडामुस है, लेकिन काम इसका थोड़ा सा अलग है। ये किस लिए है? ये डायरेक्ट करती है लोअर कोर्ट्स को, अगर वो कोई ऐसे क्षेत्राधिकार पर काम कर रहे हैं या फिर अपना न्याय दे रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग इट नॉट टू प्रोसीड विद द केस दैट डज नॉट फॉल अंडर इस ज्यूरिसडिक्शन, जो उनके न्याय क्षेत्र में नहीं है उस केस पर कार्यवाही करने से रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वा वारंटो। ये किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये जारी किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अपने पद पर काम कर रहा है लेकिन उस पद पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, या फिर इलीगल तरीके से या गलत तरीके से वो उस पद पर पहुंचा है और काम कर रहा है जिस पर उसका अधिकार नहीं है, तो उसको रोकने के लिए या उससे क्वेश्चन करने के लिए कि तुम किस अधिकार से ये कर रहे हो, ये रिट जारी की जाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास सर्शियरी। तो ये इस तरह की रिट है जिसमें एक एपेलेट कोर्ट डिसाइड करती है टू रिव्यू अ केस एट इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है। तो ये 5 तरह की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? तो लद्दाख जो है, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर वो भी एक यूनियन टेरिटरी है,
लेकिन जैसे दिल्ली के पास, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपना एक हाई कोर्ट मौजूद है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के पास भी, क्योंकि वो एक राज्य था, उसके पास अपना हाई कोर्ट था। तो अब यूटी बनने के बाद वो हाई कोर्ट ख़त्म नहीं किया गया है, इसीलिए जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसी के पास ज्यूरिसडिक्शन है लद्दाख के लिए भी। यहाँ आप थोड़ी डिटेल देख सकते हैं। तो लद्दाख को डिक्लेयर किया गया था एज अ यूनियन टेरिटरी ऑन 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ये इस्टेब्लिश हुआ था 26 मार्च 1928 को। ठीक है, आज़ादी से पहले का ही है। और करंट चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की? गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिकाएं किसके समक्ष दायर की जा सकती हैं? इलेक्शन पटिशन्स अगर दायर करनी है तो वो हाई कोर्ट्स के समक्ष दायर की जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर है वर्ड संसद, है ना, पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट के लिए हम हाई कोर्ट के पास क्यों जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर हाई कोर्ट के पास इस तरह से जा सकते हैं कि संसद में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए सभी राज्यों में ही सीट डिवाइड की जाती है ना, बांटी जाती हैं कि इतने लोगों के द्वारा इन उम्मीदवारों को वोट दिया जाएगा, है ना। तो उसीलिए अगर कोई ऐसा मामला है जो इलेक्शन से रिलेटेड है और पार्लियामेंट की सीट के लिए है लेकिन किसी पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए हाई कोर्ट के पास इलेक्शन पिटिशन दायर की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड इन द हाई कोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इन विच द इलेक्शन वर कंडक्टेड। Therefore, only, ये only वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, only the high courts have the original jurisdiction on deciding on election petitions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमने देखा था कौन सी थी सबसे पहली, हैबियस कॉर्पस, क्योंकि उसी के तहत किसी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है गुवाहाटी में। हमने देखा था सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कहाँ पर हैं? इलाहाबाद में। और न्यायपीठ सबसे ज़्यादा बेंचेस कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में। ये डिटेल्स देखिए। अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल सीट द हाई कोर्ट हैज़ 3 आउटलाइंग बेंचेस। कौन कौन सी हैं? कोहिमा बेंच है जो कि नागालैंड के लिए है, आइजॉल बेंच है मिज़ोरम के लिए, और ईटानगर बेंच है अरुणाचल प्रदेश के लिए। क्योंकि इन सभी का जो क्षेत्राधिकार है, न्याय क्षेत्र है, गुवाहाटी के अंतर्गत आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत, इसीलिए इसकी बेंच कई सारी बनाई गई हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन किसके लिए प्रभारित की जाती है? यहाँ ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद है और ये वाला है। दोनों को अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो पेंशन होती है रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की, वो किसके ऊपर प्रभारित होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर का जो फंड है, संचित निधि है, उस पर प्रभारित होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की, ठीक है, अगर हम सैलरीज और अलाउंसेस की बात करें तो ये किस पर प्रभारित होती है? ये होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि हाई कोर्ट्स हैं सभी स्टेट्स के, है ना, और हाई कोर्ट्स में जजेस काम कर रहे हैं। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हैं। इन सभी में कितने सारे जजेस हैं? तो इन सभी की सैलरी सेंटर देगी तो उस पर बहुत ज़्यादा भार आएगा सैलरीज़ का और अलाउंसेस का। इसीलिए क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक उनकी सैलरी और अलाउंसेस कौन देगा? जिस भी राज्य के हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो राज्य उन्हें सैलरी और अलाउंस देगा। और क्योंकि ऐसा होता है कि किसी एक राज्य का जज है, किसी एक हाई कोर्ट का जज है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर उसे किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है ना, इस तरह से चेंज होती रहती है उनकी पोजीशन। तो इसीलिए जिस भी राज्य में वो कार्यरत हैं, जिस भी राज्य के हाई कोर्ट में, उसके द्वारा ही उन्हें सैलरी और अलाउंस दिए जाते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि अब इन्हें पेंशन कौन सा स्टेट देगा? क्योंकि वो मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट में भी काम कर रहे थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए, फिर वो तेलंगाना हाई कोर्ट में चले गए। अब जब पेंशन की बात आ रही है तो कौन देगा? तो इसीलिए पेंशन के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो भारत की संचित निधि है उसके ज़रिए उनको पेंशन मिलेगी, और जब सैलरी और अलाउंसेस की बात है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ज़रिए उनको ये मिलेगा।
आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हों। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने कहा कि 3 बार तलाक कहकर तलाक अवैध है? वैसे तो हमें पता है 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये ट्रिपल तलाक का जो ये सिस्टम है ये इलीगल है, ठीक है, इसको क्रिमिनलाइज़ किया था बेसिकली। लेकिन उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा भी ये कहा गया था कि ये अवैध है। और कब कहा गया था? 8 दिसंबर 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इन अ रूलिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटेड द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। और ये किसका था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। इसके बाद ही फिर पिटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर वहाँ का फैसला आया जो हम सब जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि मामले की विवाद की प्रकृति क्या है? तो ये थोड़ा सा जुडिशरी वाले में हो जाएगा। आमतौर पर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, पर फिर भी क्योंकि अब नेचर जो है एग्ज़ाम्स का चेंज हो रहा है, थोड़ा टफ बन रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि मामला था, ये विवाद था, इसका नेचर क्या था? इस तरह के मामलों का नेचर क्या होता है? तो इसे कहते हैं टाइटल सूट। ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा। अब टाइटल सूट का मतलब क्या है? टाइटल सूट होता है अ सूट बेस्ड ऑन ए टाइटल बाय ओनरशिप। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की ज़मीन है और मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट के पास गया है और क्लेम कर रहा है कि वो उसकी ज़मीन है जो उसको नहीं मिल रही है। तो उस ज़मीन से रिलेटेड पेपर देखे जाएंगे और उन पेपर्स में ओनरशिप जिसके भी नाम पर होगी, टाइटल जिसके नाम पर होगा, उसी की वो ज़मीन मानी जाएगी, ठीक है। तो इस नेचर को बोलते हैं टाइटल सूट जुडिशरी की लैंग्वेज में, और यही नेचर था इस वाले मामले का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल कोड किसकी दिमागी संतान मीन्स ब्रेन चाइल्ड किसका है? ठीक है, मोबाइल कोड की बात सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और अगर बात करें फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ लॉन्च किया गया? हरियाणा में 2007 में, ये भी याद रखिएगा। मोबाइल कोर्ट आपने मूवीज़ में कई बार देखा होगा, साउथ इंडियन की मूवीज़ में कई बार दिखाया गया है। जो एक वैन होती है उसमें एक कोर्ट की तरह पूरा सेटअप कर दिया जाता है और वो चलता फिरता एक कोर्ट होता है जो लोगों को उनके घर तक, जैसे कि दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग नहीं अफोर्ड कर पाते कि वो शहरों में जाएं या कोर्ट तक जाएं, तो उनको न्याय सुलभ करने के लिए उन लोगों के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। और ये जो सबसे पहले इसकी बात जो की गई थी किसने की थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और पहली मोबाइल कोर्ट हरियाणा में लॉन्च की गई थी 2007 में। और आप अगर इसको सर्च करेंगे तो कई बार पंजाब भी आ जाता है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो उस समय थे उन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसीलिए कई जगह पर पंजाब भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने इस बात की वकालत की कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये जो है किसने कहा था? तो ये थे जस्टिस HR खन्ना। ये लॉ कमीशन के हेड थे, ठीक है, चेयरमैन थे। और इस लॉ कमीशन ने ये बोला था कि हर एक उच्च न्यायालय में जो इतने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स में, उनमें से लगभग 1/3 किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गुजरात हाई कोर्ट में हम अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को तो वो गुजरात से ही हों, ठीक है। तो 1/3 जो जज हों वो किसी दूसरे स्टेट से होने चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली कागज़ रहित कोर्ट बन गई है? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर ओडिशा हाई कोर्ट। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, बहुत कुछ जानने को मिला हो। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।